नमस्कार सभी को। मैं दीप्ति तिवारी भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से विज्ञान विषयाचार्य विज्ञान की कक्षा में आप सभी भैया बहनों को मैं स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत आज हम जो भी प्रकरण पढ़ेंगे उससे पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे ये बताइए बच्चों कि मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है और वहाँ पर पंखा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो आपका जवाब होगा कि मैम दीदी पंखा चलाना चाहिए आपको। सही उत्तर है ये। और दूसरा प्रश्न मेरा ये आपसे है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है तो क्या करना चाहिए? तो आप सभी का उत्तर होगा कि दीदी पानी पीना चाहिए। अब मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से तो क्या करना चाहिए? तो आप सभी का उत्तर होगा कि मुझे खाना खाना चाहिए। यानी आप सभी को लगता है कि जब शरीर की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक हमें वो क्रिया करनी है। और यदि नहीं किया, मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा नहीं चलाया या मैंने पानी नहीं पिया प्यास लगने पर, भूख लगने पर खाना नहीं खाया, तो क्या हो सकता है? क्या होगा? शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएगा, मेरा शरीर कमज़ोर हो सकता है, अस्वस्थ हो सकती हूँ। ठीक इसी प्रकार का आज का हमारा प्रकरण है, वो है क्रियाएं। जैसा हमने कहा वो क्रियाएं जो आवश्यक हैं जीवन के लिए। तो आज का हमारा प्रकरण आता है जैविक क्रियाएं। क्या है ये जैविक क्रियाएं? देखिए, सभी जीव जो इस पृथ्वी पर रहते हैं उनके शरीर में कुछ विघटनकारी और निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं। क्यों होती हैं वो क्रियाएं? क्योंकि वो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे हमने कहा प्यास लगने पर पानी पीना आवश्यक है, ठीक इसी तरह से जो क्रियाएं हैं वो शरीर में जो होती रहती हैं, जो निरंतर आवश्यक हैं जीव के लिए, वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जीवों में होने वाली क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब जो समस्त जैविक क्रियाएं हैं वो सरल और भिन्न प्रकार से होती हैं अलग अलग जीवों में। जो सरल और निम्न कोटि के जीव हैं उनमें ये क्रियाएं लगभग सरल होती हैं, और जो उच्च कोटि के जीव होते हैं उनमें ये क्रियाएं क्रमशः जटिल होती हैं। इन्हीं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर जो जीव हैं वो जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार से होती है। वो है पहली प्रक्रिया उपचय क्रिया यानी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, दूसरा अपचय क्रिया यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब उपचय एनाबॉलिक क्या है? एनाबॉलिक में जैव क्रियाओं में जो सरल अणु है, यानी जो बहुत सरल अणु हैं वो टूटते हैं जटिल अणुओं में। तो ये जो प्रक्रिया है यानी सरल से जटिल अणुओं को निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उपचय क्रिया कहलाती है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और जंतु में प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद अपचय क्रिया क्या है? जब यही जटिल कार्बनिक जो अणु हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं तो वो जो प्रक्रिया है आपकी अपचय क्रिया कहलाती है। जैसे पाचन, श्वसन, ये वाली क्रियाएं। और जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आता है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि और जनन। ये सभी क्रियाएं हैं जैविक क्रियाएं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम पोषण की। क्या है ये पोषण? यानी न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं भोजन से, वो आपको कहलाता है पोषण। जो जीवों को प्राप्त होते हैं उनके भोजन से ऊर्जा के रूप में। अब इन्हीं पोषण के आधार पर जीव यानी जंतु जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला शाकाहारी जंतु, इन सब नामों से मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु, इन नामों से आप परिचित हैं। आपने पिछली कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में भी इनके बारे में पढ़ा है, फिर भी जानते हैं। शाकाहारी जंतु वो जंतु जो पौधों को खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। तो बताइए जरा मुझे, शाकाहारी जंतु के उदाहरण क्या हो सकते हैं? गाय, बकरी, हिरण इत्यादि। मांसाहारी जंतु क्या हैं? जो मांस खाते हैं, यानी जो दूसरे जंतु को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मांसाहारी जंतु। तो मांसाहारी जंतु में कौन आते हैं बच्चों?
शेर, चीता, बाज। उसके बाद सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी जो सभी कुछ खाते हैं, जंतु भी और पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो सर्वाहारी जंतु। इनके उदाहरणों में मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता आदि। ये बात हो गई हमारी पोषण की, ये पोषण की प्रक्रिया। अब जो अगली प्रक्रिया आती है वो आपकी आती है श्वसन। क्या है ये श्वसन? रेस्पिरेशन। देखिए, आपने सुना होगा, आम भाषा में कहते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना। क्या प्रक्रिया है ये? इसको इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। ये दोनों चित्रों को आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें दो नाम आप देख रहे हैं, एक अंतःश्वसन और दूसरा आप देख रहे हैं उच्छ्वसन। क्या है ये अंतःश्वसन, उच्छ्वसन? सबसे पहले इस क्रिया को हमने कहा सांस लेना और छोड़ना। देखिए, जब हम वातावरण में ऑक्सीजन है, आप जानते हैं, और वो ऑक्सीजन किसके काम आती है? जीवों की सांस लेने के। जब वातावरण की ऑक्सीजन को नाक के द्वारा लिया जाता है तो वो क्रिया है आपकी अंतःश्वसन या निःश्वसन। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है तो वो जो आपकी प्रक्रिया होती है वो आपकी उच्छ्वसन या निःश्वसन। ये प्रक्रिया कैसे काम करती हैं? देखिए, वातावरण से ऑक्सीजन आती है तो ये आपकी वक्ष फेफड़े हैं, यहाँ से जो एक डायाफ्राम है, इसकी स्थिति आप देखिए। इन पसलियों के अंदर जो फेफड़े हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन आती है, जो पसलियां हैं ये आपकी बाहर की ओर गति करते हैं। इसको आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो ये पसलियां बाहर की ओर गति कर रही हैं, जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ गया और जितनी भी ऑक्सीजन है वो आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो ये क्रिया है अंतर यानी सांस लेना। अब इसके बाद छोड़ना। इसको महसूस करके देखिए कि पसलियां जो हैं वो अंदर की ओर गति करती हैं और जो उसकी स्थिति, डायाफ्राम की स्थिति है, वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाए, यानी वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाता है। और ये आपकी दोनों प्रक्रियाएं यानी अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, ये दोनों प्रक्रियाएं आपकी कहलाती हैं ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, श्वसन कहलाती हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो मनुष्य का श्वसन है तंत्र वो कैसे क्या है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मानव का है। मानव के श्वसन तंत्र में जो सबसे पहला भाग आता है वो है आपका नासाद्वार यानी कि नासिका। इसी नासिका के अंदर दो छिद्र हैं जिसको हम कहते हैं नासा गुहा। फिर मुख गुहा का भाग है, उसके आगे का भाग है ग्रसनी। ये नाम आप देखते जाइए, फिर हम देखेंगे कि कैसे श्वसन की प्रक्रिया काम करती है। इसी श्वसनी, ये नली के आकार की एक रचना है, यहाँ से एक छल्लेदार रचना इस तरह की है, इसे श्वास नली कहते हैं। ये आगे चलकर दो भागों में बट गई है श्वसनियाँ। यहाँ पर फेफड़े हैं और ये है आपकी डायाफ्राम और इन्हीं फेफड़ों को सुरक्षित रखने वाली हैं पसलियाँ। अब भी देखिए, नासा द्वार के माध्यम से वातावरण की ऑक्सीजन नासा गुहा से प्रवेश करती है इस नली के माध्यम से, जिसे हमने कहा ग्रसनी। नासा गुहा के अंदर और ग्रसनी, इन दोनों के पास यहाँ पर एक भाग उभरी जैसे संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, मुख गुहा से जैसे भोजन आता है तो भोजन के जो पार्टिकल्स हैं यानी उनके कणों को यहाँ पर आने से रोकता है, जिससे भोजन हमारी श्वास नली में नहीं जाता है। इसके बाद ग्रसनी से होती हुई वो ऑक्सीजन श्वास नली में जाती है, जहाँ से वो श्वसनियों में बढ़ जाती है। ये दाएं और बाएं जो फेफड़े हैं उनके अंदर पहुँचती है। वहाँ पर बहुत सारी श्वसनियाँ होती हैं जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इनमें ऑक्सीजन भर जाती है और फिर वो अंदर शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वहीं से ही जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं श्वसनियों के माध्यम से श्वास नली से, फेफड़ों से और श्वास नली से, ग्रसनी से, नासा द्वार से, नासा गुहा के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है। तो ये आपका था श्वसन। इसमें श्वसन में हमने कहा ऑक्सीजन कार्य करता है। कैसे काम करता है देखिए बच्चों, हमने कहा पोषण, जो पोषण है वो कैसे है। पोषण में यानी जो भोजन है, भोजन का होता है विखंडन, यानी भोजन को आप मान लीजिए ग्लूकोज के साथ वातावरण से आई है आपकी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपका टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में और फिर वो ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। अब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो मिक्स हो रही है,
इसे कहते हैं भोजन का विखंडन या जारण, या भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने जैसे कहा फेफड़ों के द्वारा वो शरीर से फिर बाहर निकाल दी जाती है, और जो ऊर्जा है वो शरीर में पहुंचा दी जाती है, वो फिर जैविक क्रियाओं के लिए कार्य करती है। ये तो बात थी मनुष्यों की। अब पौधों में भी होता है। कैसे होता है पौधों में? पौधों में जो श्वसन है उनके लिए देखिए कोई भी सहायक अंग नहीं होते हैं, कोई भी प्रक्रिया काम नहीं करती है। तो क्या करते हैं पौधे? सांस नहीं लेते? लेते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी वृद्धि के लिए जैविक क्रियाएं करनी होती है। तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं, इन पौधों की पत्तियों में ये जो निचले स्तर पर हैं, यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिसे कहा जाता है रंध्र। शायद ये नाम आपने सुना हो। ये जो रंध्र हैं इनको स्टोमेटा भी कहते हैं, और ये लगभग इस तरह की इनकी संरचना होती है। इस तरह से सेम के बीज के आकार के दो शेप इनकी होती है, बीच में इनको स्टोमेटा कहते हैं, जिसके बाहर एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, और इन स्टोमेटा को घेरे हुए दो रक्षक कोशिकाएं कार्य करती हैं, और ये है क्लोरोप्लास्ट। ये है रंध्र की संरचना। इन्हीं रंध्र के माध्यम से पौधे जो हैं वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा को इन्हीं रंध्र के माध्यम से वातावरण में मुक्त करते हैं। तो ये था आपका श्वसन मनुष्य में और पौधों में। हमने बात की पोषण की, श्वसन की। अब अगली जो प्रक्रिया है वो आपकी है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन, हमने कहा ऑक्सीजन फेफड़ों से जाती है शरीर के अंदर। वो कैसे काम करती है? ऑक्सीजन देखिए ये है मानव, जिसके अंदर धमनी और शिराओं का इस तरह से एक जाल होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। धमनी के बारे में जानते हैं। धमनी क्या है? धमनी बहुत तीव्र गति से काम करती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, इसलिए लाल रंग से इसको दिखाया गया है। और जो शिराएं हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, तो ये आपकी नीले रंग से दिखाई गई हैं। ये है धमनी और शिराएं, जो कि परिवहन तंत्र जो है उसमें रोल अदा करती हैं। इसके बाद इसमें आता है हृदय। ये भाग हैं आपके परिसंचरण तंत्र के यानी परिवहन तंत्र के। जो वातावरण से ऑक्सीजन ली जाती है वो ऑक्सीजन फेफड़ों की दीवार से होती हुई रक्त वाहिनियों में रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचाई जाती है। जैसे हमने अभी समझा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर भोजन का विखंडन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो ऊर्जा रक्त के द्वारा शारीरिक कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। ये इसे कहलाते हैं परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र या फिर परिवहन। इसमें जो परिवहन तंत्र में मानव की बात करें तो मानव के परिवहन तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर, ये तीन मिलकर रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। हमने इसमें धमनी और शिराओं की भूमिका समझी। अब हम इसमें देखते हैं हृदय कैसे भागता है। ये देखिए मानव हृदय की संरचना है। ये मानव हृदय जो है लगभग मुट्ठी के आकार का होता है और वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसके 4 कक्ष होते हैं। बायां और बाएं भाग में दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये है 4 भाग। बीच में एक इसकी कक्षों के विभाजन की एक दीवार होती है जो दाएं और बाएं को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। अब यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त है वो आपका दाएं आलिंद में आता है यहाँ से, और वो फिर दाएं निलय से होता हुआ जाता है आपका फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस क्या है? फुफ्फुस देखिए फेफड़ों से लगी जो भी धमनी है वो फुफ्फुस ही कहलाएगी। तो यानी कि यहाँ से दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त जा रहा है फुफ्फुस धमनी में, फिर वो जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों से वो रक्त शुद्ध होता हुआ आता है आपका बाएं आलिंद में, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आता है और फिर वो बाएं निलय में जाता है, जहाँ से वो केशिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसमें से देख सकते हैं धमनियों से ये फुफ्फुस शिरा से जो शुद्ध रक्त बह रहा है कोशिकाओं के माध्यम से वो आपका सारी बॉडी में जा रहा है। ये है परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था मानव में। अब परिवहन जो है वो केवल मानव में नहीं होता, पौधों में भी होता है। तो पौधों में कैसे होता है? पौधों में हमने जैसे कहा कोई भी सहायक अंग नहीं कार्य करते हैं। तो इसमें ये एक पौधे की संरचना है। इसमें आप जानते हैं तना, पत्ती और ये है जड़। तो
कैसे इसमें परिवहन होता है, ये जो जड़ है, इस जड़ में 2 जटिल उत्तक मिलते हैं, पूरी वाहिनियों का एक तंत्र होता है पौधों में। तो ये जो है 2 जटिल उत्तक होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं, जो कि कार्य करता है परिवहन का। जाइलम जो है वो पौधों से पानी और खनिज लवणों को तनों तक और फिर पत्तियों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम है वो भोजन जो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो जड़ों में तनों में और पत्तियों के माध्यम से पूरे उसमें पहुंचाता है। तो ये इस तरह से परिवहन की जो प्रक्रिया है वो पौधों में पूर्ण हो जाती है। अगली प्रक्रिया परिवहन के बाद आती है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन यानी शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना जो है वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है उत्सर्जन। कैसे काम करता है ये उत्सर्जन जंतुओं में, पौधों में? ये देखिए, ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र। इसमें ये 2 वृक्क हैं और उनको जोड़ती हुई है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और फिर मूत्रमार्ग। मनुष्य में जो वृक्क हैं वो सेम के बीज के आकार की संरचना होती है, जिनका जो बाहरी भाग है वो उभरा हुआ होता है और अंदर का जो भाग है वो धंसा हुआ होता है। इसी से यहाँ पर दाएं और बाएं साइड की मूत्रवाहिनियाँ निकली होती हैं, और वो यहाँ से जो वृक्क है वो रक्त को छानने का भी कार्य करता है, इसलिए इसको छन्नी कहते हैं रक्त की। कैसे छानता है ये रक्त को? देखिए, जो ऑक्सीजन आती है उसमें से भोजन, ऊर्जा, ये सब विखंडन के द्वारा कुछ खनिज और प्रोटीन, ये सब लवण जो रहते हैं ये सब रक्त में छानने का कार्य करता है आपका वृक्क, और वो पुनः शोषित कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। और जो यूरिया है वो फिर वेस्ट के रूप में ही वृक्क से छनने के बाद मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा होता है, जो कि मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वृक्क, त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ियात, ये सब मनुष्य में सहायक अंग के रूप में भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। वृक्क जो हैं और जो त्वचा है वो कैसे कार्य करता है? त्वचा देखिए, आपने गर्मियों में देखा होगा पसीना निकलता है, तो वो जो पसीना है उसमें कुछ खनिज, जल और लवण होते हैं जो कि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी कारण से गर्मियों में मूत्र का जो निर्माण है वो कम होता है, क्योंकि शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं पौधों की। पौधों में किस तरह से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है? वाष्प के रूप में या फिर रंध्रों के द्वारा ही प्रक्रिया होती है। जलवाष्प के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालने का जो कार्य है वो रंध्र करते हैं। और जैसे आपने सुना है गोंद, हींग, तारपीन का जो तेल है, ये सभी पौधों के जो हैं वेस्ट यानी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही टमाटर और अरबी जो पौधे हैं उनके आपने देखा होगा सर्दियों में पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें, शिराओं बूंदें रहती हैं। वो जो बूंदें हैं वो बिंदु स्राव कहलाती हैं, यानी वो भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अतिरिक्त जो जल है बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कार्य करती है। अब इसमें अगली जो बात आती है वो बात है आपकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ। अब देखिए, पोषक तत्व प्राप्त हो गए, ऑक्सीजन ले ली, भोजन का विखंडन हो गया, ऊर्जा मुक्त हो गई, उससे सबसे क्या हुआ, रक्त के द्वारा वो सारे शरीर में चला गया, शरीर से सारा वेस्ट बाहर निकल गया। अब ये सब कैसे काम करते हैं? ये सब करते हैं जो जीव द्रव्य का निर्माण। इससे क्या होता है? इससे कोशिका मोटी हो जाती है, आकार में बढ़ती है, जिससे जीव की वृद्धि होती है। तो ये जीव की वृद्धि कहलाती है। जैसे छोटे बच्चे का बड़ा हो जाना, छोटे पेड़ का पौधा वृक्ष के रूप में बढ़ना, ये सब जो है वृद्धि है। अब यहाँ पर आप मुझे एक प्रश्न बताइए, यदि मैं किशमिश को पानी में डुबा दूं, थोड़ी देर के रात के भिगो दूं और वो सुबह फूल जाती है, तो बच्चों क्या ये जो प्रक्रिया है ये आपका वृद्धि है? सोचकर मुझे बताइए और इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब अगली बात आती है जनन की। पौधों में वृद्धि कैसे होती है? पौधों में आप जानते हैं पौधों में वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत होती है। ये आपका पौधा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट भाग है वो आपका है जड़ का। इसमें से जो सबसे पहली जड़ जो जा रही है इसे प्राइमरी रूट कहते हैं। जो सबसे लास्ट में रुकती है ये आपकी रूट टिप कहलाती है और इसको कवर की हुई ये रूट कैप है। यहाँ पे 3 भाग होते हैं जड़ के, जोन ऑफ मैचुरेशन,
जोन ऑफ इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक जोन। यहाँ पर जो जोन ऑफ इलोंगेशन है ये ही पौधे को वृद्धि करने का कार्य करता है, जिससे पौधों में वृद्धि होती है। तो ये थी पौधों में वृद्धि। अब सबसे आखिरी जो प्रक्रिया है, अब वृद्धि भी होती है तो कैसे पूरे समस्त संसार में जीव बढ़ते हैं या एक जैसे दिखते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है जनन, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता जीवों में होती है, वो प्रक्रिया आपकी जनन कहलाती है। इसी के द्वारा जीवों का जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर बना रहता है। तो ये था आपका जनन। इसी तरह से सारी प्रक्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं। अब लास्ट में ये आपने टॉपिक समझ लिया, तो मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। सबसे पहला ये बताइए मुझे कि पोषण प्रक्रिया क्या है। दूसरा, रंध्र जो हैं क्या कार्य करते हैं पौधों में, और वृक्क क्या भूमिका, ये जो वृक्क है ये क्या भूमिका अदा करते हैं मनुष्य के शरीर में, इन्हें क्यों रक्त की छन्नी कहते हैं। वृद्धि, जैसे मैंने आपसे कहा कोशिका यदि आकार में बढ़ रही है, पानी में फूलकर बढ़ जाती है तो क्या वो वृद्धि कहलाती है। और पृथ्वी पर एक जैसी जीवों को जन्म देने की जो क्षमता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि क्या आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो इसके आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।